नमस्कार दोस्तों, आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। मिडिल ईस्ट की हालिया टकराहट में ईरान के लिए अब तक कौन कौन से ऐसे पहलू रहे जिनको हम सकारात्मक, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल मान सकते हैं। इस वीडियो में हम ठंडे दिमाग से नज़र डालेंगे, भावनात्मक नहीं, फैक्ट बेस्ड विश्लेषण। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले बहुत संक्षेप में टाइमलाइन। फरवरी मार्च 2026 में यूएस और इजराइल की कार्रवाई के बाद गल्फ रीजन में हिंसा तेज हुई। इस टकराव ने समुद्री मार्गों, तेल के बाजार और रीजनल अलायंसेस को प्रभावित किया और कुछ तरीकों से ईरान ने भी लिवरेज पाया। नीचे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो कौन कौन से पहलू हैं। पहलू नंबर 1, एनर्जी लिवरेज, तेल की राजनीति। एक बड़ा प्रैक्टिकल फायदा ईरान के पास यह रहा कि उसने स्टेट ऑफ हार्मोन्स के आसपास शक्ति दिखाकर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी लिवरेज बढ़ाई। या पानी के रास्ते से दुनिया का करीब 5वां तेल गुजरता है और यहाँ खतरा बनता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं और ईरान की जियोपॉलिटिकल अहमियत उभर कर आती है। हालिया घटनाओं में ईरान के कदमों और सी डिसरप्शन ने ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल और ग्लोबल रिस्क प्रीमियम बनवाया। I'm not concerned about war. What I'm concerned of is miscalculations. And I think President Trump is wise enough to make a correct decision. How can a meaningful negotiations process be jump-started right now? We have lost our trust to the United States as a negotiating partner. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this confidence. So I see the possibility of another talk if the US negotiation team follows what President Trump said, a fair and equitable deal to ensure that there is no nuclear weapons. नंबर 2, ऑयल एक्सपोर्ट्स, सरप्राइजिंग रेसिलियंस। अचरज की बात यह रही कि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान ने काट छाट के बावजूद अपने कुछ तेल शिपमेंट्स चालू रखे जो वेलनरेबल चेक पॉइंट्स के भीतर ही लॉजिस्टिक चालाकी से काम कर रहा है और कुछ तटीय स्पोर्ट्स हब्स का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ईरान ने पूरी तरीके से स्पोर्ट्स लाइन बंद होने से बचते हुए इकोनॉमिक लाइफ लाइन को पार्शियली मेंटेन किया। यह बात मार्केट डायनेमिक्स और तेहरान की आर्थिक सहनशीलता को बताती है। नंबर 3, रीजनल नेटवर्क और इन्फ्लुएंस का प्रमाण। ईरान ने वर्षों में जो रीजनल पार्टनरशिप और प्रॉक्सी नेटवर्क बनाए, जैसे लेबनान के कुछ संगठनों और यमन में समूह, उन संबंधों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इससे ईरान की रीजनल बार्गेनिंग पावर और डिटरेंस बढ़ी। युद्ध आज सिर्फ दो तरफ संघर्ष नहीं रह गया बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय कंटेस्ट बन गया। नंबर 4, असली सैन्य प्रदर्शन, मिसाइल, ड्रोन्स और मैरीटाइम टैक्टिक्स। इस टकराव में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन्स और समुद्री गतिविधियों के जरिए अपनी मिलिट्री रीच दिखाई। खासकर माइन लाइन और शिपिंग लेन पर दबाव डालकर इस तरह के हथियारों और टैक्टिक्स ने दुनिया को एक पैदल संदेश दिया कि ईरान के पास सीमाबद्ध नहीं की जा सकने वाली कुछ क्षमताएं हैं और यह स्ट्रेटेजिक साइजनिंग के रूप में काम करता है। हालिया रिपोर्ट्स ने
माइन लाइन और मेरीटाइम ऑपरेशंस की जानकारी दी है। नंबर 5, ग्लोबल नैरेटिव और डिप्लोमेटिक स्पेस। विवादों की स्थिति में पब्लिक ओपिनियन और इंटरनेशनल नैरेटिव मायने रखती है। इस लड़ाई के चलते कई देशों और नागरिक समूहों में एंटी वार और एंटी एस्केलेशन सेंटिमेंट बढ़ा, जिससे ईरान को खुद को एक रेजिस्टेंस या रीजनल काउंटर पावर के रूप में दर्शाने का मौका मिला। साथ ही कुछ देशों ने सीधे रूप में अत्यधिक शक्ति दिखाने से हिचकिचाहट दिखाई ताकि सिचुएशन एस्केलेट न हो। ये ईरान को डिप्लोमेटिक ब्रीथिंग स्पेस देता है। Has Iran asked for a ceasefire? No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory. नंबर 6, इकोनॉमिक बार्गेनिंग। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सप्लाई टाइट रहती है, और जब सेंसनिंग एक्टर्स के लिए भी बहुत सारे फैक्टर बनते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग उसे कुछ आर्थिक बार्गेनिंग पावर दे सकता है, चाहे जो एनर्जी डिप्लोमेसी हो या जिन देशों के लिए अल्टरनेटिव सप्लाई चेन नेगोशिएट करने की जरूरत हो। हालांकि यह शॉर्ट टर्म लेवरेज है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कास्ट अलग सवाल है। अंतिम फैक्टर जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इफेक्ट, यूनिटी एंड डिस्ट्रक्शन। इतिहास में देखा गया है कि बाहरी संघर्ष अक्सर अंदरूनी एकता बढ़ा देता है। जनता नेशनलिस्ट मूड में आ सकती है। Thank you. Mr. President, what's your message to the Iranian people after 2 rounds of talks with them? Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. They better negotiate. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very, very, very sad situation. Wow. A lot of people. That's... Secretary Rubio, after his meeting in Munich with the Syrian Foreign Minister and the Kurdish General Muslim Abdi, he said that President Trump was directly involved in efforts to stop the fighting between the Kurds and the Syrians. How will your administration will make sure that this peace is sustained? And do you support the idea Well, it's a very different topic, and so I don't want to spend a lot of time, but all I can say is that the president of Syria, who I essentially put there, is doing a phenomenal job. He's a rough guy. He's not a choir boy. A choir boy couldn't do it. But Syria is coming together, really coming together well. And thus far, he's been very good to the Kurds. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. और सरकारों को अंदरूनी विरोध के खिलाफ कुछ ब्रीथिंग रूम मिल सकता है। ईरान में भी ऐसे संकेत देखने को मिल सकते हैं, पर यह हमेशा सस्टेनेबल नहीं रहता और लंबे समय में इकोनॉमिक दर्द, पॉलिटिकल जोखिम बढ़ा देता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईरान ने इस वार में बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। एनर्जी लेवरेज, पार्शियल एक्सपोर्ट, रेसिलेंस, रीजनल नेटवर्क का प्रभाव और मिलिट्री साइजनिंग। लेकिन ये फायदे बड़ी प्राइस पर मिल रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं कहे जा सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध का असली नुकसान तो आम लोगों को, भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि कहीं से भी किसी भी देश के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाने का प्रयास किया जा रहा हो तो ईरान को उसमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए और किसी तरह युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। Please, we had
and have still very, very, very good relationship with India. Our relationship is not started last decade. It goes back to 300 years ago. अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं